Welcome to my YouTube channel. Let's study with Sangeeta Best. Subscribe and press the notification icon to see our videos first. Hello or welcome back student. In today's video we are going to complete your Indian Contract Act 1872. Okay, I want to tell you that कि जो ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये आपके बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों में है. सो दिस series of Indian Contract Act 1817 is useful for both BCom and BCom honors students. Okay, तो ये दोनों के लिए ही वैलिड है बिकॉज दोनों के ही कोर्स में है, ये दोनों के ही सब्जेक्ट्स हैं आपके बिजनेस लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ का. सो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. ठीक है, वहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वीडियो के अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगी. यू कैन जॉइन मी ऑन दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. देखो, जो आपका लास्ट टॉपिक है वो बचा हुआ है, दैट इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन आपका कंसिडरेशन का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी. सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ किसका होगा जल्दी बताओ. ऑब्वियसली आपका किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का होगा. राइट, ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलती है आपकी, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन क्या बोलती है. सबसे पहले डेफिनेशन, सो ये कहाँ पे लिखी हुई है, आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखी हुई है. राइट, अच्छा देखो क्या है. व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर मीन्स डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, किसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग, प्रोमिसर. नाउ हु इज़ प्रोमिसर. प्रोमिसर वो होता है जो ऑफ़र देता है. जो ऑफरी होता है वो हमारा क्या होता है, सॉरी जो ऑफरर होता है, नॉट ऑफरी. ऑफरी तो जो होता है जो एक्सेप्ट करता है. राइट, तो जो प्रोमिसर होता है वो कौन होता है, जो ऑफर देता है वो होता है प्रोमिसर. ठीक है, द प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है ऑफर को. ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है. तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act, absistence or promise is called as consideration for the promise. ठीक है, उस क्या बोला जाएगा आपका, प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के लिए क्या बोला जाएगा, कंसिडरेशन बोला जाएगा. ये डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी. प्रॉमिसर कौन होगा, जो ऑफर देगा. प्रॉमिसी कौन होगा, जो एक्सेप्ट करेगा. तो मतलब प्रॉमिसर की इच्छा के अकॉर्डिंग प्रॉमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है या कुछ एब्सटेन करता है करने से, या कुछ करता है फ्रॉम डूइंग, मतलब करता है और कुछ प्रॉमिस करता है कि मैं ये करूँगा समथिंग. ठीक है, उस एक्ट को या उस एब्सिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए. कंसिडरेशन का मीनिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के नहीं हो सकता. कंसिडरेशन का मीनिंग होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए पार्टियों को. सो कंसिडरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या हो जाता है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए. तो ये आपकी डेफिनेशन है. आई होप आपको ये समझ आए हो. प्लीज़ इसको लर्न करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एज वेल. राइट, अब देखो इसका मीनिंग समझ लेते हैं. कंसिडरेशन ऑर्डिनली मीन्स क्वाइट प्रो क्यो. क्वाइट प्रो क्यो, कंसिडरेशन को हम क्वाइट प्रो क्यो भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न. तो कंसिडरेशन का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स बेनिफिट गेन्ड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पार्टी क्या करती है, बेनिफिट गेन करती है उस कॉन्ट्रैक्ट से इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस मेड बाय हिम. मतलब वो प्रॉमिस करती है, उसके बदले उसे उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं. ठीक है, अच्छा देखो, अब कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन होते हैं.
पहला जो कंसिडरेशन होता है दैट इज पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन क्या बोलता है? वेयर अ पार्टी हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, मतलब जो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन थी उसने वो पहले ही परफॉर्म करी। मतलब बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट इज सेड दैट he has supplied past consideration, that is the consideration received by the other party is a past consideration। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म होने से पहले ही उसको कंसिडरेशन मिल गया तो उसको हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन, वेयर अ पार्टी परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन साइमल्टेनियसली विद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पास्ट में तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही परफॉर्म हो चुका था। ठीक है, परफॉर्म हो चुका था कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट उसके तुरंत बाद ही आपका परफॉर्म होगा कंसिडरेशन, तो उसे हम कहेंगे सब उसने क्या सप्लाई करा? प्रेजेंट कंसिडरेशन सप्लाई करा। ठीक है। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है कि फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होगा आपका? ऑब्वियसली फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होगा? आप फ्यूचर से समझ ही रहे हैं कि फ्यूचर अ पार्टी एग्रीज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद दैट इज फ्यूचर की किसी डेट में परफॉर्म करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि वो कौन सा कंसिडरेशन है? फ्यूचर कंसिडरेशन है। ठीक है। अब क्या परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली जो प्रॉमिसर बोलेगा वो परफॉर्मेंस होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के कंसिडरेशन हो गए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंसिडरेशन का, दैट इज योर इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। क्या इम्पॉर्टेंट आपका? इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे, तो लर्न करना है अच्छे से। ठीक है। कंसिडरेशन का एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है? सबसे पहला है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। कि कंसिडरेशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? प्रोमिसर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोमिसर कौन? जो ऑफर देता है वो होता है प्रोमिसर। तो जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? प्रोमिसर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है। इसमें लिखा है एन एक्ट और अब्सिस्टेंस। ये थोड़ा सा ना फोटो क्लिकिंग में आपका ये प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई नो, आई होप समझ आ रहा है क्या लिखा है। एन एक्ट और अब्सिस्टेंस शेल कंस्टिट्यूट अ गुड कंसिडरेशन ओनली इफ इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब आपका अच्छा कंसिडरेशन तभी कंस्टिट्यूट होगा जब वो किसके अकॉर्डिंग होएगा? वो अकॉर्डिंग टू किसके घूमेगा? प्रोमिसर के अकॉर्डिंग घूमेगा। ये आपका यहाँ पे एक दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव ऐसे कुछ करके है। इसमें आप एग्जाम्पल है इसमें कि पढ़ सकते हैं आप एक बार, चलो पढ़ ही लेते हैं। क्या है? डी स्पेंड सम मनी फॉर रिवोकेशन सॉरी फॉर रेनोवेशन ऑफ अ मार्केट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर। ठीक है ना, कि डी ने क्या करा? कुछ मनी स्पेंड करा रेनोवेशन में, किसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग? कलेक्टर के अकॉर्डिंग। आफ्टर सच रेनोवेशन शॉपकीपर ऑफ मार्केट प्रॉमिस टू पे कमीशन टू डी ऑन सेल इफेक्टेड बाय हिम। मतलब उसके बाद क्या करा कि शॉपकीपर ने बोला कि चलो मैं आपको ना कमीशन दूंगा जब मेरी सेल शुरू हो जाएगी। ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस बाय शॉपकीपर डी सुइड हिम फॉर रिकवरी ऑफ मनी। मतलब उसने ऐसा परफॉर्म नहीं करा तो ड्यू ने क्या करा? उस डी ने उसके ऊपर मतलब केस कर दिया। द कोर्ट हेल्ड दैट देयर वॉज नो कंसिडरेशन फॉर शॉपकीपर सिंस देयर वॉज नो डिजायर बाय शॉपकीपर टू रेनोवेट द मार्केट। यानी कि आपके बीच कोई कंसिडरेशन हुआ ही नहीं था, क्योंकि जो रेनोवेशन हुआ था वो शॉपकीपर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था। देयरफॉर द प्रॉमिस बाय शॉपकीपर वाज विदाउट एनी कंसिडरेशन वाज देयरफॉर वॉइड। ठीक है ना, तो वो वॉइड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेनोवेशन करवाने के लिए बोला था वो कलेक्टर ने बोला था, ना कि शॉपकीपर ने बोला था। तो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग वो हुई नहीं है चीज़, तो आप शॉपकीपर को स्यू भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब वो प्रोमिसी और किसी और पर्सन पे भी घूम सकता है। So long as there is consideration for promise, it is immaterial as to who has furnished it.
If party receives consideration, the contract is valid, even though the person furnishing the consideration is not a party of the contract. Where a third party furnishes the consideration, it is valid consideration. As long there is a consideration in a contract, it is material as who has given this consideration. This rule is generally stated privity of consideration is not required. इसका मीनिंग क्या हो गया कि बेसिकली वो जो कंसिडरेशन है वो प्रॉमिसी भी परफॉर्म कर सकता है और कोई और पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है. ये नहीं मैटर करता कि वो कंसिडरेशन किस पर्सन ने परफॉर्म करा है, बट ये मैटर करता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन था वो परफॉर्म होना चाहिए, चाहे उसे प्रॉमिसी परफॉर्म करे या कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म करे. ठीक है, ये चीज़ है इसमें. अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ये आपका केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया करके है. ये आप ज़रा पढ़ लेंगे, प्लीज़ आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो पॉज करके. अगर नहीं समझ आता देन आई लेट यू नो, कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया, तो फिर मैं आपको समझा दूँगी. ठीक है, तो आप ये खुद पढ़ सकते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगी, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हो, तो उसमें कोई टफ नहीं है चीज़ को समझना, आप समझ सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा खुद भी मेहनत कर सकते हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट है नो एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड. नो एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? द लॉ रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ने बोला है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए. हाउएवर उसकी एडुकेसी इज नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ इट इज प्रूव दैट सच कंसिडरेशन इज इनएडुकेट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड. एडुकेट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एकदम एडुकेट होना ज़रूरी नहीं है, बट कंसिडरेशन होना चाहिए. दैट लॉ रिक्वायर्ड ओनली दैट देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन. लॉ डजंट रिक्वायर दैट इट शुड बी एडुकेट. इनएडुकेट भी चलेगा. द फैक्ट ऑफ inadequacy of consideration shall be given due to weightage while determining whether कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वॉज फ्रीली गिवन और नॉट. ठीक है ना, तो ये इस पे डिपेंड करता है. तो आपका थर्ड पॉइंट ये हो गया. फोर्थ हो गया इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कंसिडरेशन रिसीव बाय पार्टी मस्ट बी समथिंग मोर देन द अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस बार कॉलिंस और गॉडफ्रे की. देखो यहाँ पे है मिस्टर ए इज़ समन बाय कोर्ट टू अपेयर इन अ सूट. मतलब ये समन का मतलब होता है कि उनको बोला गया कि आपको प्रेजेंट होना ही होना है. ठीक है, बी एग्रीज टू पे मिस्टर ए 500 फॉर अपेयरिंग इन द कोर्ट सो एज टू कंपनशेट मिस्टर ए फॉर इनकन्वीनियंस कॉज टू हिम. The promise of Mr. B is not supported by consideration since it was the legal duty of Mr. A to appear in court. देखो यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे it must be different from promisee existing obligation. मतलब वो अलग होना चाहिए promisee की existing obligation से. कहने का मीनिंग ये है, सपोज ए को एक तो कोर्ट ने बोला है कि आपको प्रेजेंट होना है, उसी चीज़ के लिए बी बोल रहा है कि अगर आप कोर्ट में आओगे ना तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा. अगर 500 रुपये दूंगा आप कोर्ट में आ जाओ. लेकिन अगर बाद में बी नहीं देता ना तो ए उस पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो ए की लीगल ड्यूटी है कोर्ट में आना, क्योंकि कोर्ट ने बोला है. अगर बी ने उस सेम चीज़ के लिए बोल दिया कि मैं आपको पे करूँगा तो वो फोर्सेबल नहीं माना जाए. तो मतलब इट मस्ट बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिसीज एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन ना, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बोला गया है प्रेजेंट होने के लिए, और आप फिर उसको उसी सेम चीज़ पे बोल रहे हो अगर आप आओगे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी कि उसको पे ही करने, क्योंकि कोर्ट ने भी उसको बुलाया है ना. ठीक है, तो ये वो बोला ना कि कंसिडरेशन रिसीव बाय अ पार्टी मस्ट बी मोर समथिंग मोर देन अदर पार्टीज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल ऑब्लिगेशन. अलग होना चाहिए, ज़्यादा उससे कुछ अलग होना चाहिए. ए के ऊपर पहले ही आने के लिए बोला है, फिर आप उसी चीज़ के लिए बोल रहे हो 500 रुपये दूंगा, तो उस केस में बी से आप 500 रुपये नहीं ले सकते. ठीक है ना, मतलब अगर वो नहीं देगा तो ये चीज़ है इसमें. नेक्स्ट है
कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ऑब्वियसली कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉ की नज़रों में कंसिडरेशन सही होना चाहिए, अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड माना जाएगा। इट मस्ट बी रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूजरी, ऐसा कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि तू मुझे टॉफ़ी, मतलब सब सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, डोंट लाफ, सपोज मैं बोल रही हूँ अगर ना तूने मुझे 500 रुपये दिए ना, मैं 4 सितारे तोड़ के ले आऊँगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, 4 सितारा इज तोड़ना इज नॉट अ पॉसिबल एट ऑल, सो इट शुड नॉट बी इल्यूजन, इट शुड बी रियल, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन रिसीव बाय पार्टी मस्ट बी सम वैल्यू एंड कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट ओनली, जो सिर्फ नाम में एग्जिस्ट कर, ऑब्वियसली चांद सितारा टूटना एग्जिस्ट ओनली इन द नेम, इट कांट बी पॉसिबल इन रियल लाइफ, इट वी कांट डू एनीथिंग लाइक दैट, राइट। सो वो चीज़ होनी चाहिए। सो आपके essential ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, पहला कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन में मूव एट फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई और भी परफॉर्म कर सकता है। इट मस्ट बी, ये होना चाहिए एडुकेसी ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट होना चाहिए प्रोमिसी के एग्जिस्टिंग उससे, एंड लॉफुल होना चाहिए और वो रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। So these are the essential of a valid consideration. I hope you understand all the things. मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है सब कुछ इतना करवा सकूँ कि आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस करके आएँ। सो आई होप आपने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ को इंजॉय करा होगा, समझा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल इट विल मोटिवेट मी टू डू some mood some more videos, some good videos for you guys, right? Okay, next video में मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। टिल देन बाय एंड टेक केयर।